वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे लेक्चर 12 जो हमारा भाग 1 है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में क्या लिखा है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से में आते हैं, वो हमारे भाग 1 में आते हैं। संघ मतलब कि यूनियन और उसके जो हमारे राज्य हैं। तो जो इनका डिस्कस किया गया है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन का मतलब क्या है कि इसमें राज्य हैं 28 और संघ में किसी समझौते के परिणाम स्वरूप ये नहीं जुड़े हैं। ये हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 1 का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया जो कि क्या है, एक भारत है। यानी कि इंडिया का नाम क्या है, भारत भी है। राज्यों का एक संघ होगा यानी कि यूनियन होगा, सेंट्रल होगा। राज्यों को संघ देश से अलग होने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि जो ये हमारे राज्य हैं ये क्या है कि ये टूट तो सकते हैं लेकिन ये हमारे देश से अलग होकर नया देश नहीं बना सकते। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि जो वो उनके जो ये राज्य हैं यानी कि वहाँ के स्टेट्स हैं वो टूट सकते हैं यानी कि वो अलग कंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है कि वे वहाँ की आइलैंड वगैरह जो वहाँ की नेशन है वो अपना कभी भी उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। ये दूसरे राज्य से टूट तो सकते हैं लेकिन ये भारत से अलग नहीं हो सकते। तो राज्य क्या है, राज्य विनाशशील है यानी कि वो जम्मू और कश्मीर को हम लद्दाख तो बना सकते हैं लेकिन ये हमारे देश से अलग होकर एक नई कंट्री नहीं बना सकता। तो संघ क्या है, संघ अविनाशी है। संघ मतलब कि जो हमारा ये पूरा का पूरा इंडिया है इसका एक संघ है यानी कि ये अविनाशी, आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। चाहे आप कितने ही जोर लगा लो, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये हमारे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है जिसको किसी भी कीमत पर चेंज नहीं किया जा सकता। ना ही किसी संसद में, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट में, ना ही इसको राष्ट्रपति कर सकता है, ना ही इसको प्रधानमंत्री कर सकता है। तो संघ हमारा क्या है, वो अविनाशी है और राज्य हमारे विनाशशील है। एक बार क्वेश्चन आया कि भारत विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन है 28 राज्य, केवल 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश, दोनों या कोई नहीं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ होगा। तो विनाशशील क्या थे, विनाशशील हमारे 28 राज्य थे। तो ये इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य ही इसके सदस्य हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है कि जो इसके स्टेट हैं वही इसके सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश इसके सदस्य नहीं है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश किसके किसके अंडर में आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। राज्य संघ के साथ सत्ता और शक्ति साझा करते हैं, यानी कि जो राज्य है यानी कि स्टेट है वो हमारे संघ के साथ क्या करेंगे, वो अपनी सत्ता और शक्ति साझा करते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए स्टेट में काम करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र में क्या होती है, हमारी संसद होती है कि पार्लियामेंट, और वहाँ का मुखिया कौन होता है, वहाँ के मुखिया होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है, कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है और वहाँ का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका होती है और ऐसे केवल 2 ही हैं जहाँ पर विधायिका, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी है। विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, वो राज्यपाल दिलाता है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन जो ये विधायिका है दिल्ली वाली, इसमें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जो शपथ दिलाता है उसको वो राष्ट्रपति दिलाता है। और ऐसे ही पुदुचेरी में जो भी मुख्यमंत्री की आपके वहां पर वो शपथ दिलाई जाएगी वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किसमें दी गई है, अनुसूची 1 में दी गई है। भारत राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे, यानी कि जो राज्य है वो कहीं में सम्मिलित होंगे, वो भारत में सम्मिलित होंगे। राज्य कितने हैं, 28, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है और अधिकृत क्षेत्र हमारे पास 0 है। अधिकृत क्षेत्र मतलब कि जो हम किसी पर आक्रमण करके उसे अपने हिस्से में मिला लें, तो भारत ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वहां पर हमारे पास कोई भी अधिकृत क्षेत्र नहीं है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि राज्यों का संघ हमारे पास कितने हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में। और अनुच्छेद 1 से लेकर 3 उसमें डिस्कस किया है कि भारत राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 8 हैं और अधिकृत क्षेत्र जो है वो 0 है। ये डिटेल दी गई है अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक।
अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि भारत संघ में किसी नए राज्य का प्रदेश यानी कि शुरुआत में जो नए थे यानी कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग में सिक्किम नहीं था, पुडुचेरी नहीं था और गोवा नहीं था। गोवा को कब मिलाया गया था? गोवा को 1961 में सरदार भाई वल्लभ पटेल ने जब वहां पर सेना भेजी थी तो पुर्तगालियों के से अपने हिस्से में लिया था, यानी कि स्टार्टिंग में ये भारत का हिस्सा नहीं थे, बाद में इसको मिलाया गया था। तो ये 2 में लिखा हुआ है कि हम किसी नए राज्य का प्रदेश में मिला सकते हैं। नंबर 3 है किसी नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य का नाम या सीमा या राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो तो वो अनुच्छेद 3 के तहत हम करेंगे। और ये परिवर्तन किसके पास है? ये संसद के पास है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को आपने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बना दिया, लद्दाख उससे अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, ऐसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो ये शक्ति संसद के पास है। और ये किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये अनुच्छेद 3 के तहत होती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से शहरों के नाम भी बदले जा रहे हैं, तो वो सब किसमें होता है? वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि जो किसी राज्य का निर्माण करना हो या राज्य का नाम बदलना हो या सीमा राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, जिसकी शक्ति केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 या 3 में जो परिवर्तन करना है अथवा संशोधन करना है तो ऐसा संशोधन 368 का विषय नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी इसके 2 और 3 के तहत आप जो भी संशोधन कर रहे हैं, कोई राज्य का निर्माण कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, वो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा। संशोधन जो भी होगा वो साधारण बहुमत से होगा, उसके लिए आपको किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार हम इसका फिर डिस्कस कर लेते हैं। नम्य यानी कि जो आसानी से चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधारण बहुमत वो होगा कि किसी भी सदन के बस आधे से अधिक सदस्य उसको पास कर देंगे तो वो पास माना जाएगा और ये संशोधन की लिस्ट में नहीं आएगा। नम्य प्लस अनम्य यानी कि जो बीच का मिक्सअप है, इसमें आपको विशेष बहुमत के लिए क्या चाहिए? दोनों सदनों के तो पहले आपको आधे से ज्यादा लोग चाहिए और फिर जो भी उपस्थित होंगे उनका 2/3 आपको वोटिंग चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आप विशेष बहुमत से अपना संशोधन पास करा लोगे और ये संशोधन की लिस्ट में लिखा जाएगा। अनम्यता यानी कि जो कठोरता से होता है वो संसद के सदस्य जो पहले तो दोनों सदनों के सदस्य से बहुमत से पास करेंगे, फिर आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा कौन सा था? हमारा जीएसटी का बिल था, यानी कि वो अलग अलग स्टेट में वो पास होने के लिए गया था, तब वो पास हुआ था। और सबसे पहले जीएसटी पास करने वाला राज्य कौन सा? वो असम था, जिसकी राजधानी क्या है? गुवाहाटी। असम की राजधानी है दिसपुर। होमवर्क है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकते हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।